हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। CUET PG मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। जितना पढ़ाया गया है, जो क्वेश्चन करवाया गया है, उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। एक एक फैक्ट आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज की इस क्लास में आज की इस क्लास में हम लोग अमेंडमेंट से रिलेटेड जो है बातचीत करेंगे। ठीक है बच्चों, जो संशोधन से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे आप लोग बोल रहे थे कि सर इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या प्रोसीजर है उनका, उसके बारे में एक वीडियो हमको प्रोवाइड करिए। तो मैंने सोचा कि आपको जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल्कुल वन शॉट, कहीं और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों इसके बाद। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएंगी, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। इस वीडियो को अमेंडमेंट से रिलेटेड देखने के बाद आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं एकदम पूरी तरीके से। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन इसके बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं फिर से आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और रिवाइज अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों बिना रिवीजन किए पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कितना भी आपने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो अमेंडमेंट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि पता है आपको बच्चों कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनता है। ठीक है, आप देखेंगे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता है और उसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन की भी व्यवस्था की जाती है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि अगर हम संशोधन की व्यवस्था ना करते, ठीक है, अगर हम अमेंडमेंट यानी संशोधन की व्यवस्था ना करते तब बहुत दिक्कत होती। यानी समय के हिसाब से जैसे व्यक्ति बदलता है वैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम भी क्या होता है, बदलता है, और लोगों की ज़रूरतें भी समय के हिसाब से बदलती हैं। तो अगर हमारा संविधान में ये प्रोविज़न ना होता कि जो है भैया संशोधन किया जा सकता है उसको, तो बिल्कुल जड़ रहता, रिजिड रह जाता, और फिर हो सकता है कि जो आज की हमारी समस्याएं हैं वो पूरी ना हो पाती, उस तरीके से हम उसको टैकल ना कर पाते संवैधानिक तरीके से। इसीलिए जो हमारे कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल फोरफादर्स थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने क्या किया, बाकायदा ये प्रोविज़न रखा कि भैया समय के साथ जब सोसाइटी बदल रही होगी तो संविधान को भी क्या किया जा सकता है, उसमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज अमेंडमेंट्स के बारे में अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी है जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका अमेंडमेंट पार्ट 20 में है। ठीक है बच्चों, किस पार्ट में है, पार्ट 20 में है। ठीक है, आपका अमेंडमेंट पार्ट 20 में है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, 368 आर्टिकल है। ठीक है, अनुच्छेद 368 और भाग कौन सा है, 20वां। ठीक है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू द नेशंस फंडामेंटल लॉ और सुप्रीम लॉ। यानी बच्चों जो आपका संविधान है उसमें आप देखेंगे परिवर्तन करना, उसको पूरी तरीके से समाप्त करके नया नहीं बनाना है, बल्कि जो उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन करने हैं वो करना। ठीक है, जिससे कि वो समय के हिसाब से रह सके आपका संविधान। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फीचर इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी जो संविधान में संशोधन की विशेषता है वो कहाँ से लिया गया है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे कि भैया जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो हमारा कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आप देखेंगे द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड, इट इज द सिंथेसिस ऑफ बोथ। यानी क्या कहा गया है बच्चों कि ना तो ब्रिटेन की तरह हमारा संविधान लचीला है और ना अमेरिका की तरह हमारा संविधान कठोर है। ये कहने का क्या मतलब है, व्हाट इज रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कठोर और लचीला होने का क्या मतलब है कि जिस संविधान को आसानी से जो है अमेंड किया जा सके उसको लचीला यानी फ्लेक्सिबल कहा जाता है, और जिस संविधान को
बहुत मुश्किल से क्या किया जाए भैया, अमेंड किया जाए, उसको आप देखेंगे रिजिट कहा जाता है। जैसे यूएसए के संविधान को अमेंड करना आसान नहीं है, पहले यूनियन गवर्नमेंट से, फिर सभी जितने स्टेट्स हैं उनसे पास करवाना बहुत डिफिकल्ट काम है। और जबकि ब्रिटेन में क्या है, बहुत आसानी से जो है वहाँ पर संशोधन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। इंडिया ने क्या किया है बच्चा, दोनों का सिंथेसिस उन्होंने लिया है। इंडिया अरस्तू के विचारों पर है। इंडिया आपके जो कह सकते हैं बौद्ध जो विचारधारा है, बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है, ठीक है, उस पर बेस्ड है। मध्यम मार्ग पर हम जाते हैं, हम जो है गोल्डन मीन की तरफ जाते हैं। हमने दोनों का सिंथेसिस ले लिया है कि भैया ना तो बहुत ज़्यादा हमारा कठोर होगा और ना ही बहुत ज़्यादा लचीला होगा। यानी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं हमारे संविधान में जिनको हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको बहुत मुश्किल से हम क्या कर पाते हैं, अमेंड कर पाते हैं। यानी आप देखेंगे कि जो अमेंडमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो मुख्यतः 3 तरीके से होता है। एक आपका सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है कि भैया जितने सदस्य प्रेजेंट हैं उस दिन उसकी मेजॉरिटी, यानी अगर टोटल 100 लोग हैं तो अगर 51 लोग कह देंगे तो वो पास हो जाएगा बिल। सिंपल मेजॉरिटी से आप देखेंगे कि 60-70% प्रोविजंस तो हमारे सिंपल मेजॉरिटी से जो है पास कर दिए जाते हैं। और एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप लोग जल्दबाजी में भूल जाते हैं, गलती करते हैं कि आपको याद रखना है कि जो आपका सिंपल मेजॉरिटी है, जो सिंपल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, वो आपका आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है। इस बात को याद रखिएगा, ये आपका आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं आता है। आर्टिकल 368 के दायरे में आप देखेंगे बच्चों कि 2 चीजें आती हैं। एक स्पेशल आप देखेंगे जो आपका कह सकते हैं स्पेशल जो आपका मेजॉरिटी है, और दूसरा क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। यानी भैया एक स्पेशल मेजॉरिटी आपकी 368 में आती है। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, ध्यान रखना है बच्चों, अभी आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। बट अभी आप सुन लीजिए कि जो है स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, कि भैया जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3, यानी पार्लियामेंट में उस समय जितने लोग प्रेजेंट होंगे, लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा में अलग से, राज्यसभा में अलग से, 2/3 उसका मेजॉरिटी, और टोटल का उस हाउस में जितने टोटल हैं उनका 50%, यानी टोटल का 50%, और जो प्रेजेंट हैं उस दिन वोट कर रहे हैं उनका 2/3, 2/3 अगर मेजॉरिटी है तभी कोई बिल एक्ट बनेगा। ये है आपका स्पेशल मेजॉरिटी। और दूसरा टाइप क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी विथ द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या है कि भैया स्पेशल मेजॉरिटी तो रहेगी ही, उसके साथ साथ जितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो 14 स्टेट कम से कम उसको रेटिफाई करेंगे, उसको मंजूरी देंगे, तभी जाकर के उसको अमेंडमेंट हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप देखेंगे बच्चा क्या कहता है आपका कि पार्लियामेंट में अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको मैंने कई बार बताया है कि जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है वो कहाँ से आई है बच्चों, वो आपके केशवानंद भारती केस से आई है। केशवानंद भारती केस कब होता है, 1973 में होता है। क्या कहा जाता है इस केस में, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप अमेंडमेंट तो कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मोहब्बत से करिए, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, जो मूल ढांचा है जिस पर संविधान टिका हुआ है, उसको आप नहीं अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 368 हैज बीन अमेंडेड बाय द 24th एंड 42nd अमेंडमेंट्स इन 1971 एंड 1976 रिस्पेक्टिवली। याद रखना है बच्चों कि अनुच्छेद 368 को 1971 और 1976 2 बार जो है आप देखेंगे अमेंडमेंट किया गया है, यानी 24वें में और 42वें संविधान संशोधन में। यानी जो आपका अमेंडमेंट का आर्टिकल है, आर्टिकल 368, उसमें भी 2 बार अमेंडमेंट किया गया है। आप देख रहे हैं 24वें और 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या प्रोसीजर है आर्टिकल 368 में, क्या प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे आपका कोई भी जो है संवैधानिक जो संशोधन है वो किया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होगा, यानी संविधान जो विधेयक है उसको प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है बच्चों। आप देखेंगे, ठीक है, कि किसी एक हाउस में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको याद रखना है कि बोथ, याद रखेंगे बच्चों, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैव
इक्वल पावर यानी संवैधानिक संशोधन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं, किसी के पास कम या ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब पूछा जाता है हु कैन इंट्रोड्यूस इट, कौन प्रस्तुत कर सकता है इस विधेयक को? तो भैया कोई मिनिस्टर कर सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। लेकिन बच्चों मिनिस्टर का जो बिल होता है, जो संशोधन होता है, वो पास होने की जो है पूरी गारंटी होती है। लेकिन प्राइवेट मेंबर अगर कोई अपना विधेयक प्रस्तुत करता है तो वो पास होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रोल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस द बिल। विधेयक प्रस्तुत करने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है बच्चों? याद रखेंगे कि विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फाइनेंशियल बिल, मनी बिल में क्या होता है भैया, पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, लेकिन यहां पर पहले अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रायर आप कहेंगे परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे देखेंगे टाइप ऑफ मेजॉरिटी कितनी जरूरत होती है बच्चों इसको पास करने के लिए, आवश्यक बहुमत क्या होना चाहिए? तो दो चीजें हैं। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या है भैया, स्पेशल मेजॉरिटी की मांग होती है यानी मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस यानी 50% प्लस बाई ए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मैंने आपको समझाया कि भैया विशेष बहुमत क्या है कि 50% टोटल जितने मेंबर हैं, जिस भी हाउस, मान लीजिए लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ है तो लोकसभा के जितने टोटल सदस्य हैं उसका 50% उसमें जो है एग्री करने चाहिए, और जितने उस दिन प्रेजेंट हैं उसका 2/3। ठीक है, ये क्या है आपका मानक है, विशेष कह सकते हैं बहुमत का। बिल इन द हाउस क्या है बच्चों कि बोथ हाउसेज नीड टू पास द बिल विथ अ स्पेशल मेजॉरिटी सेपरेटली, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग तरीके से आप देखेंगे विधेयक को पास करना पड़ेगा विशेष बहुमत से। ठीक है, यानी ना तो लोकसभा के पास स्पेशल पावर है और ना ही राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है इससे रिलेटेड। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का बच्चों कोई प्रावधान नहीं है, याद रखिएगा नो प्रोविजन कि जो आपका ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान होता है अंडर आर्टिकल 108, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में कोई प्रोविजन नहीं है, यानी दोनों सदनों के बीच में जो संयुक्त बैठक होती है वो आपके इसमें इस केस में नहीं होगी। जब आप संविधान संशोधन कर रहे होंगे तो अलग अलग ही पास करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों अमेंडिंग फेडरल प्रोविजंस। अगर कोई संघीय प्रावधानों में आपको संशोधन करना है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों इन्वॉल्व होता है, फेडरल फीचर्स कौन से हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर उसमें आपको चेंजेस करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही होगी, जो मैंने बताया आपको कि 50% ऑफ टोटल प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके अलावा क्या लगेगा भैया, हाफ ऑफ द स्टेट्स उसको रेटिफाई करने चाहिए, यानी भैया आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से समर्थन होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखेंगे बच्चों रोल ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है। जब मान लीजिए दोनों लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया बिल को तो राष्ट्रपति की क्या भूमिका है उसमें। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कहा गया कि भैया जो है Parliament has the power to amend any provision of the Constitution. The amendment further made it obligatory for the President to give his assent when a constitutional amendment bill was presented to him. तो क्या याद रखेंगे बच्चों कि राष्ट्रपति को जो है क्या करना पड़ेगा, उसे अपनी सहमति देनी ही होगी। जब कभी भी दोनों सदन पार्लियामेंट के आप देखेंगे कि जो है कोई भी संविधान संशोधन बिल पास कर देंगे तो राष्ट्रपति उसको कोई अधिकार नहीं होता है उसके पास, उसको उस पर साइन करना ही होता है। राष्ट्रपति क्या होता है बच्चों, ऑब्लिगेटरी होता है। ही कैन नीदर विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाय द पार्लियामेंट। वह ना तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और ना ही विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, यानी भैया प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, इससे रिलेटेड उसको साइन करना ही पड़ेगा। आफ्टर द प्रेसिडेंट एसेंट द बिल बिकम्स एक्ट and the constitution stand amended in accordance with the terms of the act। राष्ट्रपति की सहमति के बाद आप देखेंगे बच्चों कि जो विधेयक था वो अधिनियम बन जाता है
और संविधान में क्या हो जाता है बच्चों, संशोधन हो जाता है। एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखिएगा कि भैया जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या बिल प्रस्तुत नहीं कर सकती है, यानी राज्य विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि वो जो है संविधान में संशोधन कर सके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। मैंने आपको बताया कितने तरीके के बहुमत के प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सिंपल मेजॉरिटी होती है। ये क्या है बच्चों, नॉट पार्ट ऑफ 368। आर्टिकल 368 का ये पार्ट नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है बच्चों कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी भैया साधारण बहुमत में क्या होता है कि सदन के अधिकांश सदस्य जो उपस्थित होते हैं और मतदान करते हैं, आप देखेंगे उनका 50%, जितने सदस्य उस दिन वोट कर रहे हैं उनका 50% जो है आपको चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दिस इज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस, सच अमेंडमेंट आर नॉट कंसीडर्ड अंडर आर्टिकल 368। मैंने बताया कि अनुच्छेद 368 के तहत ऐसे संशोधनों पर विचार नहीं किया जाता। जैसे आप देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको आप सिंपल मेजॉरिटी से ही कर सकते हो। जैसे अभी जब जजेस की संख्या आप देखेंगे बढ़ाई गई, 31 से 34 किया गया, तो वो सिंपल आप देखेंगे कर दिया गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल जो है कह सकते हैं, जो आपका सिंपल मेजॉरिटी थी उसी से उसको कर दिया गया था। स्पेशल मेजॉरिटी मैंने आपको बताया बच्चों, याद रखेंगे स्पेशल मेजॉरिटी क्या है भैया। स्पेशल मेजॉरिटी है आपका 50% ऑफ द टोटल, यानी जितने उस सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जितने उसमें मेंबर हैं उसके 50% लोग उस बिल को पास करें, और जितने प्रेजेंट हैं उस दिन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दो शर्त आपको याद रखना है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। यानी 50% ऑफ टोटल और 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इस बात को आप याद रखेंगे। द एक्सप्रेशन टोटल मेंबरशिप मीन्स द टोटल मेंबर ऑफ मेंबर्स कंप्राइजिंग द हाउस irrespective of fact whether there are vacancies or absentees। भैया टोटल जो मेंबरशिप है, कुल सदस्यता, उसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कहीं कहीं क्या होता है बच्चों, 543 सीट है, लेकिन मान लीजिए 4 सीट खाली है भी, जो सांसद बने थे उनकी डेथ हो गई या किसी कारणवश उनको हटा दिया गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि 543 से 4 हट गए तो 539 में से टोटल निकाला जाएगा, नहीं। कुछ भी रिक्तियां हो, कुछ भी वैकेंसी हो, डजेंट मैटर, 543 ही टोटल में लिया जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। और आप देखेंगे बच्चों कि जो 10% रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस को, वो किससे किया गया था, आपका स्पेशल मेजॉरिटी से। अभी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा किसको किसको किससे किया जा सकता है, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट, मैंने बताया स्पेशल मेजॉरिटी हो प्लस हाफ ऑफ द स्टेट क्या करें, उसको सिंपल मेजॉरिटी से रेटिफाई करें, यानी मंजूरी दें, ठीक है। इफ वन और सम और ऑल द रिमेनिंग स्टेट टेक नो एक्शन ऑन द बिल इट डज नॉट मैटर, यानी जैसे ही बच्चों आधे राज्यों ने अपना जो है उसको पास कर दिया उस बिल को, तो जो बचे वाले आधे हैं वो कुछ भी करें ना करें, डजेंट मैटर, कोई उनसे मतलब नहीं है, ठीक है। द मोमेंट हाफ ऑफ द स्टेट गिव देयर कंसेंट द फॉर्मेलिटी इज कंप्लीटेड, देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल। जैसे ही आधे राज्य अपनी सहमति दे देते हैं, औपचारिकता पूरी हो जाती है। और एक बात याद रखना है कि राज्यों को अपनी सहमति देने के लिए कोई लिमिट नहीं दिया गया कि इतने टाइम में आपको सहमति दे देना है, वो अपने हिसाब से अपना टाइम ले सकते हैं और सहमति दे सकते हैं। जैसे जीएसटी क्या था बच्चों, जीएसटी आपका सेंटर और स्टेट दोनों से रिलेटेड था, तो आप देखेंगे इसमें हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी क्या है बच्चों, लिया गया था, ठीक है। अब देखेंगे आप कि भैया सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो किए जा सकते हैं। इसको ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, नोट्स डाउनलोड कर लेंगे और पढ़ लेंगे। सिंपल मेजॉरिटी से जैसे आप कोई नया राज्य बनाना है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कोई नया राज्य बनाना है, उसकी बाउंड्रीज कम या ज़्यादा करनी है, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में कोई चेंज करना है, ठीक है। आप देखेंगे कहीं किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, तो आप जो है विधान परिषद अगर बनाना है या हटाना है तो भी आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। जो कोरम इन पार्लियामेंट,
संसद में कोरम, कि भैया कोरम क्या होता है संसद में 1/10, ठीक है, जितने टोटल मेंबर हैं उसके अगर 1/10 प्रेजेंट होंगे तभी कोई मीटिंग चलती है। ये क्या है बच्चों, कोरम है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्यों और वेतन और भत्तों से रिलेटेड कोई भी आपका कानून बन रहा है, लॉ आ रहा है, कोई संशोधन किया जा रहा है तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे हैं आप देखेंगे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर हो गया, यूज ऑफ इंग्लिश इन पार्लियामेंट हो गया, नंबर ऑफ पीसन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आप देखेंगे प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, conference of more jurisdiction, use of official language, citizenship, election to parliament, delimitation commission, ठीक है। और आप देखेंगे उसके अलावा कि जो है आपका 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, इन सब में अगर कुछ भी चेंज करना है तो आप देखेंगे सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। लिस्ट आप देख लेंगे और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा याद रहेगा तो कभी पूछा जाएगा तो आप कर पाएंगे। स्पेशल मेजॉरिटी से क्या क्या किया जा सकता है बच्चों, स्पेशल मेजॉरिटी मैंने बताया है आपको क्या है, 50% ऑफ द टोटल, 50% ऑफ द टोटल एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इसको किससे किया जाएगा, फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करना है तो भैया स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी, डीपीएसपी में कोई चेंज करना है, ठीक है। और आप देखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है आपकी, सिंपल मेजॉरिटी वाली है, और थर्ड वाली कौन सी है, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट वाली है। यानी जो उन दोनों में नहीं होगा वो सब कुछ किससे किया जाएगा, आपका स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाएगा। अब स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, ऐसे कौन कौन से, आप लोग बहुत पूछते हैं बच्चों कि ऐसे कौन कौन से मैटर हैं, ऐसे कौन कौन से इशूज हैं सर जिनमें जो है राज्यों की सहमति लेना आवश्यक है। तो आप यहां पर देख लें कि भैया इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, यानी भैया राष्ट्रपति का चुनाव और किस तरीके से होगा उसमें कोई चेंज करना है तब आपको राज्यों से परमिशन की जरूरत होगी। एग्जीक्यूटिव पावर की बात होगी स्टेट और यूनियन में, ठीक है। अगर संघ और राज्यों की शक्ति के विस्तार की बात होगी तब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी आप करेंगे तब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, अगर लेजिस्लेटिव पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी आपका जो शेड्यूल कह सकते हैं, जो 7th शेड्यूल है जिसमें आपकी 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, उसमें अगर कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो आपको स्टेट से परमिशन की जरूरत होगी बच्चों, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी से रिलेटेड, 7th शेड्यूल से रिलेटेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 368 से रिलेटेड, यानी इन सब चीजों से रिलेटेड अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपको स्टेट से क्या करना पड़ेगा भैया, पूछना पड़ेगा चीजें, उनका रेटिफिकेशन आवश्यक है, ठीक है। अब मैं जो भी आपको अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी को क्या करना है, अच्छे से नोट्स डाउनलोड करके मालवी एकेडमी से आपको पढ़ लेना है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी है बच्चों, ठीक है। तो भैया मेजर कॉन्स्टिट्यूशन में पहला आपका आता है 1951 में, आप देखेंगे हमारा संविधान जो है पूरी तरीके से 26 नवंबर 1950 को 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या होता है बच्चों, पूरी तरीके से लागू हो जाता है, और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से यानी पार्शियल रूप से लागू होता है, ठीक है। पार्शियल रूप से क्या लागू होता है बच्चों, सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस लागू हो जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे, ठीक है, ये सारे 26 नवंबर को ही लागू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को पहला आपका संविधान कह सकते हैं एक्सेप्ट किया जाता है पूरी तरीके से, और 1 साल के अंदर ही क्या होता है भैया, उसमें संविधान संशोधन करना पड़ जाता है, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है कि भैया empowered the state to make special provisions for the advancement of socially and economically backward classes, यानी भैया जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए क्या करना, विशेष प्रावधान करने की बात की गई। और आप देखेंगे बच्चों प्रोवाइडेड फॉर द सेविंग ऑफ लॉज, प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट। अब क्या हो रहा था बच्चों, जब भैया डेवलपमेंट करने की बात आई तो डेवलपमेंट करने के लिए तो जमीन लगेगी ना बच्चों। अब जमीन लोग देने को तैयार नहीं थे, लोग अपनी संपत्ति दे ही नहीं रहे थे, कह रहे थे भैया हम नहीं देंगे। तो राज्य को अंततः जो है आप देखेंगे बच्चों एक आर्टिकल जोड़ना पड़ा, राइट टू प्रॉपर्टी होता था पहले आर्टिकल 31 में, उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया 31 क्लॉज ए,
ठीक है, जिसमें क्या कहा गया बच्चों कि भैया सभी प्रॉपर्टी पहले राज्य की होगी, राज्य किसी भी प्रॉपर्टी को ले सकता है और उसके लिए उसको उचित मुआवजा मिल जाएगा। ठीक है, यानी भैया जो प्रॉपर्टी नहीं दे रहे थे लोग डेवलपमेंट के लिए, उसमें प्रावधान कर दिया गया कि भैया राज्य की ही सब संपत्ति है, राज्य ले सकता है, मुआवजा आपको राज्य दे देगा। तो आप देखेंगे आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B दोनों आप देखेंगे कि आपके फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। आर्टिकल 31B के तहत क्या किया गया, 9th शेड्यूल लाया गया। 9th शेड्यूल क्या था भैया, इसमें कहा गया कि कोई भी लॉ, जब पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करके 9th शेड्यूल में डाल देगी तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे बच्चों कि 2007 में IR कोल्हो केस में क्या कहा गया कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे ये तो ब्लैंकेट है कि आप कुछ भी पास कर लो और हमसे छुपा लो। तो उन्होंने कहा कि 1973 जो केशवानंद भारती केस की डेट थी, उसके बाद से जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं या जो भी लॉज आए हैं, चाहे वो 9th शेड्यूल में डाले गए हो या ना डाले गए हो, सब पर जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस बात को याद रखेंगे आप सभी लोग। यानी आर्टिकल 31A और 31B क्या किया गया बच्चों, शामिल किया गया। ठीक है, आप देखेंगे कि जो है इसके अलावा क्या किया गया भैया, इसके अलावा ये महत्वपूर्ण नहीं है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952। अगला कौन सा अमेंडमेंट महत्वपूर्ण है, 7वां। 1952 में जो किया गया 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो क्या है आप देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या किया गया कि एक्सटेंडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, क्या याद रखेंगे बच्चों कि इसमें क्या किया गया कि भैया उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेशों तक क्या किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, यानी भैया उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यकारी जो है न्यायाधीशों की बात, नियुक्ति की बात जो है की गई। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ भैया बच्चों, उसके अलावा द प्रोविजन ऑफ हैविंग अ कॉमन हाई कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। क्या किया गया कि भैया जो है आप देखेंगे बच्चों कि इसको आप क्या कर लेंगे, जो 52 यहां पर लिखा गया है आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हुआ है। ठीक है, इसको जो है सुधार लेंगे, एकदम सही कर लेंगे। कब हुआ है, 1956 में हुआ है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बच्चों दो बातें हैं इसमें, ये दोनों अगर आपको याद हैं तो और कुछ भी यहां से नहीं पूछा जाएगा। एक तो कॉमन हाई कोर्ट पूछा जाता है कि भैया 2 और 2 से अधिक राज्यों का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ये बात किसमें आई, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आई। और दूसरी बात कि पहले बच्चों ABCD स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है, उनको हटा करके भैया ABCD जो स्टेट्स थे उनको हटा दिया गया। यानी आपको एक बात और याद रखनी है कि 7th पार्ट हुआ करता था, 7th पार्ट में ABCD स्टेट हुआ करते थे। इस 7th पार्ट को क्या किया गया बच्चों, डिलीट कर दिया गया आपके 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, यानी जो आपका 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ बच्चों, उससे क्या किया गया कि 7th पार्ट को डिलीट किया गया जिसमें ABCD स्टेट्स थे और इसके अलावा कॉमन हाई कोर्ट की बात की गई। फिर आपका आता है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या किया गया बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि भैया इंडो पाक एग्रीमेंट हुआ 1958 में और उसकी वजह से आप देखेंगे कि भारतीय क्षेत्र में एडजस्टमेंट किया गया। ठीक है, आप देखेंगे जो बेरूबारी यूनियन था वो क्या किया गया, पाकिस्तान को दिया गया। आपने बेरूबारी यूनियन केस सुना होगा, 1960 में होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, बाकायदा अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अपने देश की जमीन किसी दूसरे देश को दे रहे हो तो आपको अमेंडमेंट करके ही देना होगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। इसमें क्या बात होती है बच्चा, पुदुचेरी को इंडियन यूनियन में शामिल किया जाता है, यानी पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसके अलावा आप देखेंगे बच्चों कि जो है प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पुदुचेरी। उस समय पर बच्चों आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव, ये सब पुदुचेरी क्या हुआ करते थे, आपके यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बाद में ये सब स्टेट बने। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भैया स्टेटहुड
किस स्टेट को कब स्टेटहुड मिली है, यानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कब राज्य बना, ठीक है, कौन से एक राज्य से दो राज्य अलग हुए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कब अलग हुए, बिहार उड़ीसा कब अलग हुए, ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए, पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे बच्चों 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका किसके खिलाफ हुआ था, आपका गोलकनाथ केस होता है बच्चों। गोलकनाथ केस के फैसले को पलटने के लिए क्या किया गया था, आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। इसमें कहा गया कि भैया पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, यानी आप देखेंगे कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन करने की शक्ति पार्लियामेंट के पास है। यानी भैया पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो संविधान के किसी भी पार्ट को क्या कर सकता है, संशोधित कर सकता है। आप देखेंगे उसके अलावा क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट स्वीकृति देगा ही देगा, यानी उसकी सहमति को क्या किया गया, अनिवार्य कर दिया गया कि प्रेसिडेंट को सहमति अनिवार्यतः देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 आता है आपका। इसमें क्या किया गया बच्चों, इसके थ्रू ये पूछा गया था आपका एक बार CUET PG 2022 में, आप सभी को याद होगा बच्चों, ठीक है। पूछा गया था कि प्रीवी पर्स किससे हटाया गया, जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजा हुआ करते थे, जब भारत में उनको इनकॉर्पोरेट किया गया आपके 565 रियासतों को, तो उनको भारत सरकार कुछ पेंशन दिया करती थी हर महीने, ठीक है। उस पेंशन देने की व्यवस्था को क्या किया, 26वें संविधान संशोधन से समाप्त किया गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों 35th में क्या हुआ, 35th और 36 दोनों किससे रिलेटेड है बच्चों, सिक्किम से रिलेटेड है, याद रखिए 35th और 36 दोनों सिक्किम से रिलेटेड है। इतना ही याद रखेंगे तो क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। 36 से क्या हुआ, सिक्किम को फुल फ्लेज्ड आप देखेंगे कि जो है स्टेट बनाया गया, ठीक है, यानी पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा उसको 36 में दिया गया। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में क्या हुआ बच्चों, ये बहुत ही डिस्प्यूटेड था। इसमें आप देखेंगे कि आपको पहले एक बात पता होनी चाहिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, स्पीकर ऑफ लोकसभा का चुनाव हो, इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो कहां पर जाता है भैया, आपके सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सुनवाई होती है। अगर कोई भी आपका इससे रिलेटेड मतभेद है, गलत तरीके से हुआ है या कुछ भी आपका डिस्प्यूटेड है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। इससे क्या किया गया था, वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया गया था। यानी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ द इंडियन कोर्ट्स, ठीक है। आप देखेंगे कि इमरजेंसी के टाइम पर जब इंदिरा गांधी की जो सदस्यता थी, ठीक है, इंदिरा गांधी की जो सदस्यता थी, रायबरेली से जब वो सांसद बनी थी, उनकी सदस्यता पर क्वेश्चन था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था, आप देखेंगे कि जो है उनकी सदस्यता बाद में रद्द कर दी थी। तो भैया उससे बचने के लिए कि ऐसा ना कर पाए कोर्ट, उन्होंने क्या किया था भैया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर ऑफ लोकसभा का चुनाव जो होगा वो किसी भी कोर्ट के क्या होगा, दायरे से बाहर होगा। बाद में इसको क्या किया गया था बच्चों, नल एंड वॉइड कर दिया गया था। ये प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट कर दिया था। आप देखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि जिसमें कह सकते हैं संवैधानिक संशोधन किया गया है वो ये है। इसीलिए इसको आप याद रखेंगे बच्चों कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी लघु संविधान भी क्या है इसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही लार्ज स्केल पर क्या किया गया, आपके संविधान संशोधन किए गए, ठीक है। एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी इन द प्रीएम्बल। याद रखेंगे, एक एक बातें इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। उसके अलावा आप देखेंगे कि भैया फंडामेंटल ड्यूटीज इसी के थ्रू आई, ठीक है, आपका जो मौलिक कर्तव्यों को इसी अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पर, याद रखेंगे बच्चों, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्या किया गया, इसको आपको ऐड किया गया। इसके अलावा एडेड 4 न्यू डीपीएसपी, 4 न्यू डीपीएसपी, यानी 39 आर्टिकल, 39A, 43 और 43A और 48A, ये क्या किया गया, ऐड किया गया। आप इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या क्या है आपका, ठीक है, यानी 4 नए डीपीएसपी ऐड किए गए।
तो यानी देखेंगे बहुत सारा ब्रॉड लेवल पर क्या किया गया, बदलाव किया गया था आपके 42वें संविधान संशोधन में। और उन सभी लगभग जो संविधान संशोधन हुए थे उनको पलटने का काम जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी की सरकार लेकर के आती है। जनता पार्टी की सरकार आती है बच्चों, आपको पता है, इंदिरा गांधी को हरा करके, ठीक है, और मोरारजी देसाई क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं। तो जो फर्जी फैसले 42वें संविधान संशोधन से लिया गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, उसको क्या किया जाता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको आप देखेंगे कि जो है बदलने का काम किया जाता है। आप देखेंगे जो आपका नेशनल इमरजेंसी था पहले, वो दो आधार पर, नेशनल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, नेशनल इमरजेंसी जो है आपकी, नेशनल इमरजेंसी वो आप देखेंगे आर्टिकल किसमें है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है। इसमें दो ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी लग सकती थी। एक आपका पहले क्या था, आम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी किसी देश ने हम पर अटैक कर दिया हो तब, उसको तो बरकरार रखा गया आपके इसमें भी। लेकिन पहले क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था। उस आंतरिक अशांति को, इंटरनल डिस्टर्बेंस को बदल करके इस संविधान संशोधन में आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, यानी सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया कि भैया इंटरनल इमरजेंसी को बदल करके आर्म्ड रिबेलियन कब किया गया, आपके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दिया गया। ठीक है, अब देखेंगे आप कि मेड द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। आप देखेंगे इसके पहले क्या होता था कि भैया प्रधानमंत्री फोन कर दें या प्रधानमंत्री सिर्फ मुंह से बोल दें राष्ट्रपति से कि इमरजेंसी लगा दीजिए, और इमरजेंसी लगा दी जाती थी। अब क्या किया गया कि भैया कैबिनेट लिखित में देगी प्रेसिडेंट को कि भैया इमरजेंसी लगाइए, तभी इमरजेंसी देश में लगेगी। डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी। आप देखेंगे बच्चों कि आर्टिकल 31 था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, उसको क्या किया गया, इसी से क्या किया गया, समाप्त किया गया। याद रखेंगे, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाई आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। इसमें क्या कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी, कह सकते हैं कोई भी इमरजेंसी हो उसमें सस्पेंड नहीं किया जाएगा। यानी इमरजेंसी के टाइम पर अगर कोई आर्टिकल, कोई फंडामेंटल राइट आपका जिंदा रहेगा तो वो कौन सा है बच्चों, 20 और 21 है। ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 याद रखेंगे बच्चों, ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, यानी जो दल बदल कानून आया है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है बच्चों कि भैया लोग, जो नेता, मिनिस्टर, विधायक हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्या है, उनको मैनेज करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ 52वें संविधान संशोधन से लाया गया 1985 में। इसके थ्रू एक नया शेड्यूल, 10th शेड्यूल क्या किया गया, ऐड किया गया। और इससे रिलेटेड एक केस भी है, याद रखेंगे, कि होतो होलोहान केस। ठीक है, कि होतो होलोहान केस। और आपका जो दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसमें फाइनल अथॉरिटी कौन होता है बच्चों, याद रखेंगे, फाइनल अथॉरिटी कौन होता है आपका, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या होता है, इसका फाइनल अथॉरिटी होता है। इसके अलावा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, 61वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया, रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यानी पहले जो उम्र थी आपके लोकसभा और विधानसभा में वोट डालने की, वो 21 साल थी, उसको इस 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया, 18 साल कर दिया, जो अभी भी है बच्चों। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे 69th में क्या किया गया बच्चों, 69th आपके CAA 1991 में क्या किया गया कि अकॉर्डेड अ स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यानी ऐसे याद रखेंगे कि स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली को कुछ स्पेशल प्रावधान क्या है इसमें किया गया। आप इसको याद रखेंगे कि 69th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो दिल्ली से रिलेटेड है, यानी जो आपका यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसको स्पेशल दर्जा इसके थ्रू में दिया गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे 73rd में क्या है बच्चा, पंचायती राज लाया गया, बहुत महत्वपूर्ण है आपका। पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया बच्चों। ठीक है, इसके थ्रू आपको याद रखना है कि एक नया पार्ट 9 जोड़ा गया। ठीक है,
और आपको क्या याद रखना है बच्चों कि भैया एक नई शेड्यूल 11th शेड्यूल भी जोड़ी गई, पार्ट 9 11th शेड्यूल सब याद रखना जरूरी है बच्चों। पंचायती राज आपका किसमें है, पार्ट 9 में है, 11th शेड्यूल में है और इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, ये भी याद रखना है। कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और आर्टिकल किसमें है, 243 में है। किस आर्टिकल में है, 243 आर्टिकल में है। डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 74 में क्या है बच्चों, आपको याद रखना है, म्युनिसिपालिटी है, ठीक है। यानी पंचायती राज कहाँ के लिए है, रूरल इंडिया के लिए है और म्युनिसिपालिटी आपका अर्बन इंडिया के लिए है। इसके लिए क्या किया गया बच्चों, पार्ट 9A जोड़ा गया और 12th शेड्यूल जोड़ा गया जिसमें 18 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। याद रखेंगे बच्चों टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 18, 12th शेड्यूल पार्ट 9A। इसके अलावा आप देखेंगे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी आप देखेंगे बच्चों कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2008, इसमें क्या किया गया बच्चों कि extended the ban on the readjustment of seats in the Lok Sabha and the state legislative assemblies for another 25 years। यानी क्या कहा गया भैया कि 2026 तक क्या किया जाएगा कि कोई भी, यानी आप देखेंगे पॉपुलेशन के आधार पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो आप देखेंगे जब इंदिरा गांधी के टाइम पर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कही गई, ठीक है, तो साउथ वालों ने क्या किया, पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया और नॉर्थ वाले नहीं कर पाए। नॉर्थ की जनसंख्या बढ़ती चली गई, साउथ की जनसंख्या कम हो गई। तो साउथ वाले लगातार विरोध करते हैं कि जो 1972 के आधार पर सीट का बंटवारा हुआ है वही रहे, क्योंकि हमारी जनसंख्या कम हुई है तो हमारी सीट तो कम हो जाएगी। हमने देश की बातें फॉलो किया तो हमारी सीट कम हो जाएगी और जिन्होंने नहीं फॉलो किया उनकी सीट बढ़ जाएगी। तो आप देखेंगे इसी आधार पर 2026 तक के लिए क्या किया गया है, ये मानदंड तय किया गया है कि भैया 1972 के आधार पर जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे 2026 में रीएडजस्टमेंट करने की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे बच्चों 86 में क्या किया गया, एक आप देखेंगे कि मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आर्टिकल 21A जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन वाला, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया और एक नई फंडामेंटल ड्यूटी जो कि कौन सी थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी, वो भी क्या की गई, ऐड की गई। फंडामेंटल ड्यूटी में याद रखेंगे कि टोटल 10 था स्टार्टिंग में, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया बच्चों कि एक और ऐड करके उसको 11 कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 89वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया बच्चों कि आप देखेंगे कि जो है आपका बाइफरकेटेड द अर्स्टवाइल कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। पहले क्या था बच्चों कि SC और ST का जो कमीशन था, ठीक है, जो आपका अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति का जो आयोग था वो एक ही था, उसको 2 पार्ट में क्या किया गया, तोड़ने का काम किया गया। यानी आर्टिकल 338 में शेड्यूल कास्ट के लिए और 338A में शेड्यूल ट्राइब के कमीशन की बात की गई। तो याद कर लेंगे अभी तुरंत कि आर्टिकल 338 में शेड्यूल कास्ट कमीशन है और आर्टिकल 338A में शेड्यूल ट्राइब कमीशन है और आर्टिकल 338B में आपका OBC कमीशन की बात की गई है, ठीक है बच्चों। ये तीनों आर्टिकल कमीशन से रिलेटेड आपको याद रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में क्या आया बच्चों, तो याद करेंगे सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, सहकारी समितियां हैं, उनको क्या किया गया, आप देखेंगे कि जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर पूछा जाए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 में है फंडामेंटल राइट के। और अगर पूछा जाए DPSP के किस में है, तो DPSP के 43 क्लॉज B में है, ठीक है। DPSP में कहां पर है आपका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो 43B में है और फंडामेंटल राइट में कहां पर है, आर्टिकल 19 में है। ये बात आपको अच्छे तरीके से बच्चों याद रखनी है। इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या किया गया, एक नया पार्ट 9B भी क्या किया गया था, क्रिएट किया गया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे बच्चों 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 99वां
संविधान संशोधन 2014 में किया गया। इसके थ्रू क्या किया गया बच्चों, एक एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। याद रखेंगे बच्चों कि क्या होता था, अभी भी वही होता है, ठीक है, कि भैया कोलेजियम सिस्टम चलता था, ठीक है, अभी वही चल रहा है, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था। तो कोलेजियम में क्या होता था कि भैया सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका भी परिवारवाद बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ ही फैमिली क्या है, पूरे सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने संभाल रखा है, उनके बेटे ही क्या बनते हैं, जज बनते हैं, फिर उनके बेटे जज बनते हैं, क्योंकि आपस में उनकी क्या है भैया, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आपके स्टेट ने क्या चाहा, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या चाहा कि एक आयोग का गठन किया जाए जो कि क्या करेगा भैया, जजेस कौन बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा, हाई कोर्ट में कौन जज बनेगा, यह निर्धारित किया जाए। एनजेएसी एक कमेटी बनाई गई, एक कानून लाया गया, 99 संविधान संशोधन किया गया, एनजेएसी बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री थे, आपके चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, और आपके विपक्ष के नेता थे, ठीक है, 3 लोगों को उसमें शामिल किया गया। लेकिन आप देखेंगे कि भैया इसको नल एंड वॉइड कर दिया था, ठीक है, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया। लेकिन आप देखेंगे 2015 में अब 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट 4-1 की मेजॉरिटी से उसने क्या किया, कोलेजियम सिस्टम को सही माना और एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया कि भैया ये जो आपका संवैधानिक संशोधन है ये असंवैधानिक है, हम जो है जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव कि जो है दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर आप अपने मन से जजेस अपॉइंट करोगे, आप जो करवाना चाहोगे वो करवा लोगे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने क्या किया, इसको आप देखेंगे नल एंड वॉइड करने का काम किया, ठीक है। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है बच्चों, तो याद रखेंगे इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से रिलेटेड है। इंग्लिश वाले याद रखेंगे इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से रिलेटेड है। अगर 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें 101 में, तो क्या है बच्चों, जीएसटी है, ऐसे याद रखेंगे। 100 में क्या है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है इंडिया बांग्लादेश का, और 101 में जीएसटी है। 102 में क्या है भैया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था उसको इससे क्या किया गया, आप देखेंगे 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपका संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किया गया बच्चों, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे 103 में क्या है बच्चों, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको 10% आरक्षण प्रदान किया गया, यानी उनको 10% सीट्स उनके लिए रिजर्व की गई कि भैया ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं समाज में, तो इनको क्या किया जाएगा, इनको भी जो है आपका आरक्षण दिया जाएगा। और आपको पता है कि पहले से एससी एसटी और ओबीसी को जाति के आधार पर क्या है, रिजर्वेशन प्राप्त है बच्चों, ठीक है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसमें आप देखेंगे कि भैया एससी और एसटी को, ठीक है, एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटीज इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण क्या किया गया, बढ़ाया गया। और आप देखेंगे 105th में क्या किया गया, 105वें संविधान संशोधन में आप देखेंगे बच्चों कि एग्जेम्प्टेड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कंसल्टिंग द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस विथ रिगार्ड टू द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर देयर ओन पर्पस। अब क्या कहा गया बच्चों, राज्य सरकारों को ये जो है अधिकार दिया गया कि वो अपनी सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं भैया, जो आपके कह सकते हैं बैकवर्ड क्लास हैं उनकी लिस्ट क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, यानी वो ये पता कर सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ कितनी जनसंख्या है जो बैकवर्ड क्लास है, यानी अपना पूरा डेटा बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने का अधिकार दे दिया, ठीक है। आप देखेंगे बच्चों किसी आधार पर बिहार में आपका हुआ था, जो जाति जनगणना हुई थी बिहार में, वो इसी आधार पर हुई थी। जब उनको छूट दिया गया तब वो सरकार ने क्या किया, जाति जनगणना करवाया, यानी जाति जनगणना राज्यों को करवाने की छूट आप देखेंगे 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया बच्चों, ठीक है। 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 में क्या किया गया,
It reserves 1/3 of all seats for women in the Lok Sabha, state legislative assemblies and the legislative assembly of the National Capital Territory of Delhi, including those reserved for SC and ST। यानी भैया वेमेंस को क्या दिया गया बच्चों, आप देखेंगे वेमेन को 33% रिजर्वेशन दिया गया। कहाँ कहाँ? लोकसभा और आपका विधानसभाओं में। यानी कि महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका नाम क्या था बच्चों अगर पूछ लिया जाए तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका आपका नाम था। इसके थ्रू क्या किया गया बच्चों, आप देखेंगे कि महिलाओं को जो है 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई, ठीक है, आपके लोकसभा और विधान सभा में, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे बच्चों कि भैया कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसको 2 पावर दिया गया है। पहला तो वो फाइनल इंटरप्रेटर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि अगर भैया संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार, यानी संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा भैया, वो अपने हिसाब से, यानी अगर देश में कि कोई भी संस्था संविधान में कुछ भी समस्या है, हाई कोर्ट नहीं व्याख्या कर पा रहा है और कोर्ट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, पार्लियामेंट किस तरीके से संविधान की व्याख्या करेगी, ये सब कुछ अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और किसी भी आर्टिकल, किसी भी प्रोविजन को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा उसी तरीके से क्या होगा, उसको मानना पड़ेगा पूरे देश में। उसके अलावा गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है इसको, यानी जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनका क्या है बच्चों, वो संरक्षक है। आपको पता है आर्टिकल 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार दिया गया है कि यदि आपका कोई फंडामेंटल राइट क्या होता है बच्चों, वॉयलेट होता है, तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट क्या करता है बच्चों, उस 5 रिट जारी करता है, ठीक है। उन 5 में से कोई भी रिट वो जारी कर सकता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी और आप देखेंगे बच्चों क्यू वारंटो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भैया अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, या फिर आप हाई कोर्ट भी क्या है बच्चों, जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। यानी 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। ये बात क्या है आपको अच्छे तरीके से बच्चों पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम देखें बच्चों कि केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, केशवानंद भारती केस आपका 1973 होता है। इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन देता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है बच्चों कि आपको याद रखना है कि मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया गया है, किस संविधान के कह सकते हैं, किस सुप्रीम कोर्ट के केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। ये बात आपको याद रखना है, किसमें किया गया, आपके केशवानंद भारती केस में किया गया, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज अल्ट्रा वायर और गोज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी नल्लीफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी कोई भी, ठीक है, संवैधानिक संशोधन जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध होगा उसे सुप्रीम कोर्ट क्या किया कर देगा बच्चों, निरस्त कर देगा। यानी बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई और उसमें कहा गया, आपको जुडिशियल रिव्यू तो है ही सुप्रीम कोर्ट के पास, आपको पता है जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में है बच्चों, जुडिशियल रिव्यू आपका है आर्टिकल 13 में। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू करने का आर्टिकल किसमें है भैया, 13 में है। उसके थ्रू वो कोई भी जो आपकी कह सकते हैं कि विधायिका यानी पार्लियामेंट जो कुछ भी लॉ बनाएगी, ठीक है, उसको चेक करने का अधिकार किसके पास है, आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट ने बनाया है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, वॉयलेशन कर रहा है, मूल ढांचा जो मूल संरचना है जिस पर आपका संविधान टिका हुआ है उसमें कुछ वो बदलाव कर रहा है, तो आप देखेंगे उसको क्या कर दिया जाएगा भैया, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। उसको पूर्ण तरीके से क्या किया जाएगा बच्चों, निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, आपका पूरा अमेंडमेंट था जो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। बच्चों जितना भी मैंने आपको अमेंडमेंट बताया है
वो सब आप अच्छे से लिख लें, याद कर लें, नोट्स डाउनलोड कर लेंगे, पढ़ लें, इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। इसी में ये बिल्कुल मेरा प्रॉमिस है और मुझे पता है कि आप सभी को हम पर पूरा भरोसा है। तो बच्चों अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे और कोई दिक्कत आपको इससे नहीं आने वाली है। आपको प्रोविज़न मैंने बता दिया है कि सिंपल मेजॉरिटी आपके आर्टिकल 368 में नहीं आता है, बट उसके थ्रू भी बहुत सारे संविधान संशोधन किए जाते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी मैंने आपको बताया कि 50% ऑफ द टोटल आपका जो मेंबर है प्लस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होंगे, उनमें रेटिफिकेशन यानी हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन क्या है बच्चों, जरूरी है। तो इतनी बातें आप सभी लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या था आपका पूरा कह सकते हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस मैंने आपको बताए, हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे तरीके से सारी चीजें याद हो गई होंगी। रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, एग्जाम नज़दीक है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें। और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और किन चीज़ों पर आप जो है चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं वो भी आप बताएं, ठीक है। और पढ़ाई करते रहें, लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना रिवीजन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।